ओइजा बोर्ड एक ऐसा गेम जिसे हम बचपन से ही मूवीज और पैरानॉर्मल वीडियोस में देखते आए हैं और कहा जाता है कि उससे आत्माओं को बुलाया जाता है। लेकिन कभी कभार उन आत्माओं की आड़ में कुछ ऐसी रूहानी शक्तियां हमारे पीछे पड़ जाती है जो इतना भयानक रूप ले सकती है जो हमने कभी सोचा भी ना हो। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। आज की कहानी दो जुड़वा बहनों की है, प्रिया और रिया। दोनों आपस में इतना प्यारा बॉन्ड शेयर करती थी, सबको लगता था कि ये तो बेसिकली बेस्ट फ्रेंड हो। दोनों के आउटफिट सेम, क्लास सेम और पूरे दिन घर में मस्ती। लेकिन एक चीज थी जो दोनों में अलग थी। प्रिया पढ़ाई में बहुत अच्छी थी और रिया बिल्कुल ही उसकी ऑपोजिट। प्रिया अपने टॉपर्स में काउंट होती थी और रिया उन बच्चों में काउंट होती थी जो पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं। पेरेंट्स हमेशा रिया से कहते कि एक रिया को देखो और एक तुम्हें देखो, ये भी तुम्हारी ही क्लास में है, तुम्हारी ही तरह ट्यूशन्स लेती है, लेकिन फिर भी इतना फर्क क्यों। वो उसको एक वार्निंग देते हैं कि अगर अब 10th के एग्जाम्स में तुम्हारे मार्क्स कम आते हैं या तुम किसी सब्जेक्ट में फेल कर जाती हो तो हम तुम्हें बोर्डिंग स्कूल में डाल देंगे। लेकिन प्रिया रिया को हमेशा हौसला देती कि यार तू टेंशन मत ले, तुझे मैं पढ़ाऊंगी और हम दोनों ही अच्छा स्कोर करेंगे। लेकिन चीजें बिल्कुल ही उल्टी होती है। जब रिजल्ट आता है तो प्रिया तो बहुत अच्छे मार्क्स से पास होती है, लेकिन रिया मैथ्स के एग्जाम में फेल हो जाती है। और अब रिया को समझ आ जाता है कि मेरा रिजल्ट देखने के बाद पेरेंट्स का रिएक्शन क्या होगा। वो चुपचाप अपने कमरे में जाती है और वो एक स्किपिंग रोप से रोज खेला करती थी। वो उस स्किपिंग रोप को लेती है और अपने गले को उससे बांध देती है और अपने दोनों हाथों से उन रस्सियों को खींच देती है और एक तरह से वो अपनी जान ले लेती है। इस इंसिडेंट के बाद पेरेंट्स भी समझ जाते हैं कि ये शायद हमारे प्रेशर की वजह से हुआ है और इसका सबसे बुरा जिस पर इम्पैक्ट पड़ा था वो थी प्रिया, क्योंकि प्रिया ने अपनी एक इकलौती बहन और अपनी एक इकलौती बेस्ट फ्रेंड को खो दिया था। और इसी स्ट्रगल के साथ वो अपनी 11th भी और 12th भी बहुत अच्छे मार्क्स के साथ कंप्लीट करती है और उसके बाद उसका एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन हो जाता है और वो उस कॉलेज के हॉस्टल में शिफ्ट कर जाती है। लेकिन एक चीज थी जो अब भी कांस्टेंट थी, वो था अकेलापन। प्रिया अपने रूम में तो शिफ्ट हो जाती है लेकिन उसके पास कोई रूममेट नहीं होता। उसके रूम में एक बेड था जो कि खाली था। लेकिन एक चीज थी जो उसको मुस्कुराने पर मजबूर कर देती थी, वो थी उसके साइड वाले रूम में रहने वाली दो लड़कियां, शिवानी और महक। शिवानी और महक के रूम में से रोज हंसने की, मुस्कुराने की, गुनगुनाने की आवाजें आया करती थी। कभी वो एक दूसरे को मारती, कभी एक दूसरे को छेड़ती, कभी वो कुछ करती, कभी वो कुछ करती, जैसे कि रिया और प्रिया आपस में रहा करती थी। और प्रिया ये सारी की सारी बातें सुनकर के अपनी बहन रिया को और ज्यादा मिस करती। वो सोचती थी कि ऐसे ही हम दोनों बहनें भी रहा करती थी। लेकिन एक दिन क्लास में कुछ बहुत अच्छा होता है। क्लास में टेस्ट चल रहा होता है और शिवानी का ब्लू पेन कहीं खो जाता है तो वो इधर उधर अपना पेन ढूंढने लगती है, लेकिन प्रिया उसके बेंच के पीछे ही बैठी होती है। वो उसको कहती है कि यार मेरे पास एक एक्स्ट्रा ब्लू पेन है, अगर तुझे चाहिए तो मैं दे सकती हूँ। ये सुनकर के शिवानी बहुत खुश हो जाती है। शिवानी अपना टेस्ट पेपर कंप्लीट करती है और इतने में ही लंच ब्रेक हो जाता है। लंच ब्रेक में शिवानी और महक प्रिया के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि यार तू वही है ना जो हमारे साइड वाले रूम में रहने आई है। शिवानी थोड़ा नर्वस होकर के रिप्लाई करती है कि हाँ मैं वही हूँ। तो फिर वो बोलते हैं कि यार तेरे पास तो कोई रूम ही भी नहीं है, तो बोर हो जाती होगी। तो शिवानी रिप्लाई करती है कि हाँ यार समटाइम्स। तो फिर महक उसको कहती है कि यार एक काम किया करना, अगर तू बोर होती है तो हमारे रूम में आ जाया कर, हम लोग साथ में होमवर्क भी कर लेंगे, मस्ती भी कर लेंगे और एक दूसरे को जान भी लेंगे। ये सुनकर के प्रिया बहुत खुश हो जाती है। अब प्रिया, महक और शिवानी तीनों एक बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे। क्लास में भी साथ बैठना, रूम में भी एक साथ मस्ती करना और होमवर्क करना और साथ में पढ़ाई करना। अब वो तीनों एक बहुत ही अच्छा और प्यारा बॉन्ड शेयर कर रहे थे, जैसा कि प्रिया और रिया आपस में थे। लेकिन एक चीज थी जो आज भी प्रिया के मन में खलती थी, वो थी रिया की यादें। वो अभी भी रिया को उतना ही मिस करती थी। बेशक ही ऊपर से काफी चीजें ठीक हो गई हो, लेकिन अंदर ही अंदर अभी भी उसके दिमाग में रिया घूमती रहती थी। शाम के 6 से 7 बजे का टाइम अपने घर पर कॉल करने का होता था, यानी कि कोई भी स्टूडेंट अपने किसी भी पेरेंट्स से फ़ोन पर बात कर सकता था। और आज महक ने अपने बड़े भैया से बात करी थी और वो बहुत ज़्यादा खुश थी क्योंकि उसके बड़े भैया उसको एक वॉच गिफ्ट करने वाले थे। वो दौड़ते हुए अपने रूम में आती है और शिवानी और प्रिया को बताती है कि मेरे भैया मेरे को एक न्यू वॉच गिफ्ट करने वाले हैं। ये सुनकर के शिवानी बहुत खुश हो जाती है। शिवानी भी बोलती है कि यार मेरी बड़ी दीदी ने भी मेरे को मेरे पिछले बर्थडे पर बहुत अच्छी हील्स दिलाई थी। इन सभी बातों के चलते सिर्फ एक प्रिया थी जिसका चेहरा मायूस हो रखा था। और ये चीज़ शिवानी और महक बहुत गौर से देखते हैं और वो उसको पूछते हैं कि यार एक चीज़ पूछे, तेरे पास जब भी फ़ोन आता है तेरे पेरेंट्स ही तेरे से बात करते हैं, तेरे भाई बहनों का कभी कोई फ़ोन नहीं आता, क्या वो लोग अब्रॉड रहते हैं? और ये बात सुनकर के प्रिया शांत हो जाती है। शिवानी तब भी मस्ती के मूड में होती है। वो बोलती है कि शायद इसकी लड़ाई हो गई होगी, इसके भाई बहनों से तभी बात नहीं कर रही है ये। लेकिन
प्रिया का रिएक्शन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। प्रिया बिल्कुल डरी हुई और घबराई हुई सी महसूस हो रही थी। महक शिवानी को समझाती है कि भाई तू चुप हो जा, शायद कुछ सीरियस है। और ये कह करके वो वापस प्रिया से पूछती है कि यार इज एवरीथिंग ओके? तो वो कहती है कि हाँ मेरी भी एक बहन थी। और ये सुनकर के शिवानी और महक चुप हो जाते हैं कि थी, व्हाट डू यू मीन बाय थी? तो प्रिया कहती है कि हाँ मेरी भी एक बहन थी और वो मेरी जुड़वा बहन थी, पर अब वो इस दुनिया में नहीं है। और ये सुनकर के पूरे कमरे में एक शांति छा जाती है। थोड़ी देर के बाद शिवानी प्रिया से पूछती है कि यार तुझे उसकी बहुत याद आती होगी ना? और ये सुनकर के प्रिया बहुत जोर से रोने लग जाती है। शिवानी और महक पहली बार प्रिया को इस तरह से रोता हुआ देख रहे थे और उनसे ये चीज देखी भी नहीं जा रही थी। इतने में महक उनसे एक ऐसी बात कहती है जो कि रिया के मन में बहुत ही ज्यादा क्यूरियोसिटी बढ़ा देती है। महक उनसे कहती है कि क्या तुमने कभी ओइजा बोर्ड के बारे में सुना है? और ये सुनते ही शिवानी कहती है कि ये क्या वही बोर्ड है क्या जिससे आत्माओं को कनेक्ट किया जाता है? मैंने मूवीज वगैरह में देखा है। और ये सुनते ही महक कहती है कि हाँ शायद ये सच भी होता है, मैंने ऐसी कई वीडियोस देखी है जहाँ पर ये सारी चीज़ें रियल में हुई है। लोग अपनी मम्मी से कनेक्ट कर लेते हैं, कोई अपने फादर से कनेक्ट करते हैं और कोई कोई अपने ग्रैंडफादर या ग्रैंडमदर से। ये सुनते ही प्रिया के मन में एक डर नहीं बल्कि एक क्यूरियोसिटी जाग जाती है। वो सोचती है कि इससे शायद वो अपनी बहन से भी कनेक्ट कर सकती है और वो महक से पूछती है क्या हम इस बोर्ड को खरीद सकते हैं? तो महक कहती है खरीद भी सकते हैं और बना भी सकते हैं, मैंने ऐसी कई वीडियोस देखी है जिसमें लोग इसको घर पर ही बनाते हैं। प्रिया ये सुनते ही महक से कहती है कि क्या तू इसको मेरे लिए बनाएगी? और ये सुनकर महक बोलती है कि हाँ बना तो सकती हूँ, लेकिन पता नहीं ये चीज काम करेगी या नहीं, उसका कुछ पक्का नहीं कह सकती। रात के लगभग 12:30 बजे तीनों लड़कियां मिलकर ओइजा बोर्ड बनाना शुरू करती है। वो उसके ऊपर अलग अलग तरह के अल्फाबेट्स, नंबर और यस और नो का साइन बनाती है। महक के कहने के हिसाब से शिवानी फर्श पर चौक से एक बहुत बड़ा सा स्टार बनाती है और उसके चारों ओर कैंडल्स जला लेती है। उसके बाद में वो ओइजा बोर्ड को उस स्टार के बीच में रखते हैं और तीनों उसके चारों ओर बैठ जाती हैं। तीनों लड़कियां अब एक के ऊपर एक अपना हाथ रखती है और ओइजा बोर्ड से सवाल करना शुरू करती है। प्रिया कहती है रिया क्या तुम यहाँ हो? अगर तुम यहाँ हो तो कोई इशारा दो, लेकिन कोई भी साइन नहीं मिलता। उसके बाद प्रिया दोबारा कहती है कि रिया मैं तुम्हारी बहन हूँ, मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ, अगर तुम कहीं भी हो तो प्लीज़ प्लीज़ एक बार आ जाओ, मुझे एक बार तुमसे एक सवाल करना है, मुझे पूछना है कि तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन तब भी कोई साइन नहीं मिलता। तो महक पूछती है कि रिया हम तुम्हारी बहन की फ्रेंड्स हैं, तुम यहाँ सेफ हो, अगर तुम यहाँ हो तो किसी भी तरह का इशारा दो। अब रात के लगभग 2:30 या 3 बज जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी साइन नहीं मिलता। तो प्रिया अपना उदास चेहरा लेकर के अपने रूम की तरफ चली जाती है। वो रात उसके लिए बहुत उदास रहने वाली थी, क्योंकि उसको बहुत उम्मीद थी कि शायद उसकी बहन कहीं ना कहीं से कोई इशारा दे, लेकिन ऐसा नहीं हो। लेकिन नेक्स्ट डे प्रिया जब अपनी क्लास अटेंड करके अपने रूम की तरफ जाती है, वो जैसी अपना डोर ओपन करती है उसके होश उड़ जाते हैं। वो देखती है कि उसका पूरा रूम तहस नहस हो रखा था। उसकी स्टडी टेबल पर उसकी किताबें नहीं थी, वो सब की सब फर्श पे पड़ी थी, आधी फटी हुई, और हर जगह पेन की इंक फैली हुई थी। इवन उसकी बेडशीट तक उसके बेड पर नहीं थी, वो भी इधर उधर कहीं फैली पड़ी थी, और दीवार पर बड़े बड़े नाखूनों के स्क्रैचेस थे। वो ये देख करके बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो भागते हुए शिवानी और महक को बुलाती है। शिवानी और महक भी ये देख करके हैरान हो जाते हैं कि यार ये सब कौन कर सकता है। थोड़ी देर तो वो चुपचाप खड़े होकर के देखते रहते हैं और उसके बाद एक एक करके सारा सामान ठीक करने लगते हैं। अभी उन लोगों को कुछ आइडिया नहीं था कि उन्होंने किस चीज़ को दस्तक दे दी है और उन लोगों के साथ अब और क्या क्या होने वाला है। उसी रात शिवानी और महक के साथ भी कुछ अजीब होता है। शिवानी अपने बेड पर सो रही होती है, लेकिन महक अचानक से अपने बिस्तर पर उठ करके बैठ जाती है और कुछ ना कुछ बड़बड़ाने लग जाती है। शिवानी को उसकी आवाज़ आती है और उसकी आंख खुलती है। वो कहती है क्या हुआ, तुझे नींद नहीं आ रही क्या? महक कुछ नहीं बोलती, वो चुपचाप बैठी रहती है और अचानक ही बैठे बैठे अपने बिस्तर पर गिर जाती है। ये देख करके शिवानी बहुत ज़्यादा डर जाती है, लेकिन वो किसी को कुछ नहीं बताती। अगले दिन शिवानी महक से पूछती है कि रात को तुझे नींद नहीं आ रही थी क्या? महक बोलती है कि नहीं, रात को तो मुझे बहुत अच्छी नींद आई, उल्टा मैंने तो बहुत अच्छे अच्छे सपने भी देखे। लेकिन शिवानी कहती है कि नहीं यार, रात के लगभग 2:30 या 3 बज रहे थे, तो अपने बिस्तर पर बैठी हुई थी और कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही थी। ये सुनकर के महक बहुत जोर से हंस देती है, बोलती है कि भाई शायद सपने में तू थी, मैं तो आराम से सो रही थी, तुझे शायद कोई वहम हुआ है। लेकिन शिवानी को इतना कंफर्म था कि उसे कोई वहम नहीं हुआ था, उसने जो देखा था वो सब सच था। उसके बाद 2 दिन तक सब ठीक रहता है, लेकिन एक रात प्रिया अपने कमरे में सो रही होती है और उसको गेट के बाहर से ऐसी आवाज़ आती है जैसे कि कोई उसको पुकार रहा हो।
जैसे उसकी बहन रिया उसको पुकार रही हो। रिया उसको प्यार से किट्टू बुलाया करती थी और उसको वही आवाज़ आती है, किट्टू गेट खोल, मैं हूँ। और प्रिया ये सुनकर के सोचती है कि शायद उसके कान बज रहे हैं या फिर उसको शायद ऐसे ही लग रहा है, लेकिन वो आवाज़ सच थी। थोड़ी देर बाद में वो आवाज़ और तेज़ हो जाती है। वो कहती है, किट्टू गेट खोलना, मैं तेरी बहन रिया हूँ, तूने ही तो बुलाया था मुझे। ये सुनने के बाद प्रिया को एक चीज़ कंफर्म हो जाती है कि शायद जो मैं सुन रही हूँ वो सच है। प्रिया जैसे ही अपने रूम का डोर खोलती है, बाहर कोई भी नहीं होता, लेकिन उसको ऐसा लगता है जैसे कि कोई आवाज़ है जो उसको पुकार रही है। तो वो उस आवाज़ का पीछा करने लग जाती है और वो हॉस्टल के प्लेग्राउंड में पहुंच जाती है। और नेक्स्ट डे ये सारी की सारी चीज़ें उसके प्रिंसिपल सर सीसीटीवी फुटेज में देख लेते हैं और वो उसको प्रिंसिपल ऑफिस बुलाते हैं। प्रिंसिपल सर उससे काफ़ी सारे सवाल करते हैं कि रात के 2:30-3 बजे उठ करके वो ग्राउंड फ्लोर में क्या कर रही थी। और प्रिया के पास कहने को कुछ नहीं होता, क्योंकि वो ऐसा क्या ही बोलती कि मुझे मेरी बहन की आवाज़ आ रही थी, वो भी मरी हुई बहन की। वो ऐसा बोल भी नहीं सकती थी। वो बस ऐसे कह देती है कि सर बस मेरी तबीयत थोड़ी सी मुझे डाउन फील हो रही थी, मुझे बहुत अनईजी फील हो रहा था, इसलिए मैं ग्राउंड में घूमने चली गई थी। तो उसको सर बोलते हैं कि नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए। उसी दिन रात को कुछ ऐसा होता है जिसके बाद प्रिया की ज़िंदगी शायद नॉर्मल नहीं रहती। रात के वक्त दोबारा वैसे ही आवाज़ आती है, किट्टू मैं हूँ, इस बार सच में मैं हूँ, तू गेट तो खोल, सच में मैं हूँ। और प्रिया गेट खोल देती है। अब प्रिया को कॉरिडोर में एक काला सा साया नजर आता है और प्रिया को लगता है ये शायद उसकी बहन की ही स्पिरिट है और वो उसका पीछा करने लग जाती है। वो साया रेंगते हुए कॉरिडोर के एंड में पहुंच जाता है और प्रिया भी उसके पास जाकर के खड़ी हो जाती है। अचानक से वो साया रिया की आवाज़ में बोलता है, प्रिया ये मैं ही हूँ, मैं तुझे बहुत ज़ोर से गले लगाना चाहती हूँ। लेकिन प्रिया तब थोड़ा सा घबरा जाती है और वो 2 कदम पीछे हो जाती है। वो साया फिर रिया की आवाज़ में बोलता है, प्रिया तूने मुझे बुलाने में इतनी देरी क्यों करी। लेकिन पता नहीं क्यों प्रिया को ऐसा एहसास हो जाता है कि ये उसकी बहन नहीं है और वो और पीछे हो जाती है। लेकिन उसके बाद वो साया जो डरावनी चीज़ करता है वो प्रिया कभी जिंदगी में नहीं भूल सकती। वो साया अचानक ही रिया का एक डरावना सा रूप ले लेता है और प्रिया की आंखों के सामने रिया का वही सुसाइडल सीन क्रिएट करने लगता है कि कैसे उसने अपनी जान ली। ये देख करके प्रिया बहुत जोर से रोने लगती है और अपने कमरे की तरफ दौड़ती है। नेक्स्ट डे प्रिया को उसके प्रिंसिपल ऑफिस से दोबारा बुलावा आता है और शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला था इस हॉस्टल में। वो जैसे ही प्रिंसिपल ऑफिस जाती है वो देखती है वहाँ पर उसके मम्मी पापा भी बैठे हुए हैं और प्रिंसिपल सर उनको सारी सीसीटीवी फुटेजेस दिखा रहे थे उस दिन की भी जब वो हॉस्टल के प्लेग्राउंड में थी और एक रात पहले की भी जब वो वाटर कूलर के पास खड़े होकर के रो रही है और कुछ बड़बड़ाने की कोशिश कर रही है। वो ये सारी की सारी चीज़ें उसके पेरेंट्स को दिखाते हैं कि ये चीज़ें हमारे हॉस्टल के लिए नॉर्मल नहीं है और ये चीज़ें दूसरे बच्चों के लिए भी सही नहीं है। और वो उनको कहते हैं कि शायद आपकी बेटी किसी तरह के डिप्रेशन की शिकार है या इसे किसी चीज़ के ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो आप इसे कुछ टाइम के लिए घर ले जाइए। ये सब देखने के बाद प्रिया के पेरेंट्स बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी एक बेटी को तो खो दिया और कहीं वो अपनी दूसरी बेटी को भी ना खो दे, और वो प्रिया को चुपचाप घर ले जाते हैं। लेकिन घर आने के बाद प्रिया का बिहेवियर बहुत ज़्यादा चेंज हो गया था। अब वो बहुत ज़्यादा शांत रहने लगी थी, या अगर वो बोलती भी तो बहुत ज़्यादा रूडली बात करती, और हर बात के एंड में वो एक ही चीज़ कहती कि मुझे हॉस्टल जाना है, मुझे वापस हॉस्टल जाना है। प्रिया के पेरेंट्स अब उसको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाने लगे थे। उन्हें लगने लगा था कि इसको सच में कोई मेंटल डिसऑर्डर हो गया है या फिर उनकी बेटी किसी बहुत बुरी तरह के डिप्रेशन की शिकार हो गई है। वो नहीं चाहते थे कि वो अपनी दूसरी बेटी को भी डिप्रेशन के चलते खो दे। प्रिया दवाइयाँ ले तो रही थी लेकिन उससे उसके बिहेवियर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा था। तो प्रिया के फादर डिसाइड करते हैं कि घर में एक शांति पूजा रखाई जाए, जिससे रिया की आत्मा को भी शांति मिले और शायद घर में भी एक पॉजिटिव सा माहौल क्रिएट हो जाए। और पंडित जी उनके घर पर आते हैं। वो पंडित थे जो उनके घर में कई सालों से पूजा करते आ रहे थे। जैसे ही वो उनके घर में एंटर होते हैं, उन्हें हवा में एक अजीब सा भारीपन सा महसूस होता है, और जैसे ही प्रिया उन्हें देखती है वो दौड़ते हुए अपने कमरे की तरफ चली जाती है। पंडित जी पूजा करना स्टार्ट करते हैं। हवन कुंड के पास प्रिया के मम्मी पापा दोनों आकर बैठते हैं, लेकिन प्रिया नहीं आती। पंडित जी कहते हैं कि इस पूजा के लिए सभी फैमिली मेंबर्स का होना जरूरी है, प्रिया के बिना ये पूजा नहीं हो पाएगी, उसको भी बुलाओ। प्रिया की मम्मी प्रिया को आवाज लगाती है, लेकिन
ऊपर से आवाज आती है, मैं नहीं आऊंगी नीचे, मुझे किसी एरी गैरी पूजा में नहीं बैठना। ये सुनने के बाद प्रिया की मम्मी को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके कमरे की तरफ जाती है और वो उसको कहती है कि तुझे ऐसा क्या हो गया, तू ऐसा तो कभी बिहेव नहीं करती थी। और प्रिया कहती है कि मुझे बस उस पूजा में नहीं आना और उस आदमी को भी घर से निकालो। ये सुनने के बाद उसकी मम्मी का हाथ उठ जाता है और वो कहती है कि तुम इतनी बदतमीज कैसे हो सकती हो, वो तुम्हारी दादा की उम्र के हैं। और उसके बाद भी प्रिया एक ही रट लगाई हुई थी कि मैं उस पूजा में नहीं आऊंगी और उस आदमी को बाहर निकालो। पंडित जी ये सारा तमाशा अपनी आंखों से देख रहे थे और कानों से सुन रहे थे और वो समझ जाते हैं कि शायद इस घर में अब कुछ गड़बड़ है। प्रिया के पापा बहुत ही बेचैन और परेशान से नजर आ रहे थे। वो अचानक ही पंडित जी से कहते हैं कि पता नहीं पंडित जी, जब से प्रिया हॉस्टल से आई है उसको क्या हो गया है। तो पंडित जी उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ है ऐसा। तो वो बताते हैं कि हॉस्टल में हमें प्रिंसिपल सर ने कुछ ऐसी सीसीटीवी फुटेजेस दिखाई है जहां प्रिया अकेली कॉरिडोर में घूम रही है, कभी किसी से बात कर रही है, कभी कुछ कर रही है, पर हमें भी समझ नहीं आ रहा कि वो ऐसा क्यों कर रही है। पंडित जी तब प्रिया के पिता से कहते हैं कि शायद प्रिया अपने हॉस्टल से कुछ डरावनी चीज़ों को अपने साथ ले आई है, जो कि उसके लिए तो खतरनाक है ही और साथ ही आपके लिए भी। और वो उनसे कहते हैं कि आज की पूजा मैं यहीं ख़त्म करता हूँ और कल मैं अपने गुरुजी को लेकर के आपके घर आऊँगा, बस आप प्रिया को तैयार रखना। इतना कह करके वो चले जाते हैं। अगले दिन पंडित जी अपने गुरुजी को लेकर के प्रिया के घर पर आते हैं और उस दिन का माहौल बहुत ज़्यादा भयानक होने वाला था। वो प्रिया के रूम में जाते हैं और प्रिया चुपचाप अपने बिस्तर पर बैठी हुई होती है। पंडित जी को देख करके प्रिया का गुस्सा अब 7वें आसमान पर चढ़ जाता है और वो फिर से वही बदतमीजी और तू तड़ाक करने लगती है। प्रिया के माता पिता उसके हाथ और पैर पकड़ते हैं और पंडित जी के गुरु जी एक विभूति लेकर आए होते हैं और वो प्रिया के माथे पर लगा देते हैं, जिससे प्रिया बेहोश हो जाती है। गुरुजी पूरे घर की लाइट्स ऑफ करवा देते हैं और प्रिया के बिस्तर के चारों ओर लाल धागे से एक रक्षा कवच बनाते हैं और एक दिया जला देते हैं। उसके बाद वो कुछ मंत्रों का उच्चारण करना शुरू करते हैं। अचानक ही बेहोश पड़ी प्रिया के चेहरे पर एक डरावनी सी मुस्कान आ जाती है और उसके बाद उसकी आंखें खुलती है, लेकिन वो आंखें प्रिया की नहीं थी। वो काली बड़ी डरावनी आंखें थी, जैसे कि काले बड़े कंचे हो। और अचानक से प्रिया के शरीर में से एक मर्दाना सी आवाज आनी शुरू होती है, जो कि ये कह रही थी कि ये मेरी तरह अकेली है, मैं इसको अकेला नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा, तुम इसको मुझसे नहीं छुड़ा सकते। लेकिन मंत्रों का उच्चारण बंद नहीं हुआ था। गुरुजी और पंडित जी लगातार मंत्र पढ़े जा रहे थे। अचानक ही प्रिया का वो मुस्कुराता चेहरा उदास चेहरे में बदल गया और प्रिया के मुंह के अंदर से एक काला सा धुआं बाहर निकला और पंडित जी ने एक मटका खोल रखा था। वो काला धुआं जा करके उस मटके में समा गया। लगभग आधे 1 घंटे तक वो मटका अंदर ही अंदर हिलता रहा और अचानक ही शांत हो गया। जैसे ही वो मटका शांत हुआ वैसे ही प्रिया होश में आ गई और वो होश में आते ही बहुत जोर जोर से रोने लगी। वो अपने मम्मी पापा से लिपटकर बस एक ही बात कह रही थी कि वो रिया नहीं थी, वो कुछ और था, वो मुझे अपने साथ ले जाएगा। लेकिन उसके पापा उसे समझाते हैं कि नहीं बेटा, अब सब कुछ ठीक है, जो भी बुरी चीज़ थी वो जा चुकी है। पंडित जी और गुरु जी उसके बाद घर पर एक शांति पूजा रखवाते हैं और घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा हल्का हो जाता है। वहाँ से जाते टाइम वो उसके पापा से एक चीज़ कहते हैं कि हमेशा अपनी बेटी को खुश रखना, क्योंकि जो आत्माएं होती है वो अक्सर ऐसा ही शरीर ढूंढती है जो अकेला है, जो खाली है या जो किसी भी तरह से परेशान है। क्योंकि बुरी आत्मा और बुरी शक्तियां हमेशा ऐसा ही शरीर तलाश करती है जिसको परेशान करने में उन्हें मज़ा आए, और शायद वही उन्हें आपकी बेटी में नज़र आया। बाकी आप इसका ध्यान रखें और हमेशा इस पर नज़र रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और आप अपनी भी कोई भी डरावनी कहानी या कोई भी डरावना अपना एक्सपीरियंस मुझे यहाँ पर इस मेल ID पे शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।